लेसन 1। अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत पर लात न मारे। 7 मई 1931 को न्यूयॉर्क शहर में एक जबरदस्त मुठभेड़ चल रही थी। मुठभेड़ अपने अंतिम रोमांचक चरण में थी। हफ्तों तक पीछा करने के बाद पुलिस ने आखिरकार दुनाली बंदूक के नाम से मशहूर हत्यारे कार्ले को घेर लिया था। वह हत्यारा जो न सिगरेट पीता था न ही शराब, अब चारों तरफ से घिर चुका था और वेस्ट एंड एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर में छुपा हुआ था। 150 पुलिस वाले और जासूस जमीन से लेकर छत तक चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे। वह ऊपरी मंजिल पर छुपा था। पुलिस वालों ने छत में छेद करके टीयर गैस का इस्तेमाल करके इस पुलिस वालों के नामी हत्यारे को निकालना चाहा। उन्होंने आसपास की इमारतों पर मशीन गन्नें तैनात कर दी। 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक न्यूयॉर्क के इस रहवासी इलाके में पिस्तौल और मशीन गन से गोलियां चलती रही। कार्ले एक कुर्सी के पीछे छुपकर पुलिस पर लगातार गोलियां चला रहा था। 10,000 से अधिक रोमांचित लोग इस रोमांचक मुठभेड़ को देख रहे थे। इस तरह का नज़ारा न्यूयॉर्क में पहले कभी नहीं देखा गया था। जब कार्ले को पकड़ा गया तो पुलिस कमिश्नर E.P. मलरूनी ने कहा कि वह न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर का कहना था, वह पंख फड़फड़ाने की आवाज़ पर ही किसी को मौत के घाट उतार देता था। परंतु दुनाली बंदूक क्राले खुद को क्या समझता था, हम यह जानते हैं क्योंकि जिस समय पुलिस उस पर गोलियां चला रही थी उसने एक पत्र लिखा था। जब वह यह पत्र लिख रहा था तो उसके घावों से बहते खून के निशान इस पत्र पर छूट गए। इस पत्र में कार्ले ने कहा था, मेरे कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यह लिखने के कुछ समय पहले की बात है। कार्ले लॉन्ग आइलैंड पर देहात की सूनी सड़क पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था। अचानक एक पुलिस वाला कार के पास आया और उसने कार्ले से लाइसेंस दिखाने को कहा। बिना कुछ कहे कार्ले ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसने पुलिस वाले के सीने में एक के बाद एक गोलियां उतार दी। जब पुलिस अफसर जमीन पर गिर गया तो कार्ले कार से नीचे कूदा। उसने अफसर का रिवॉल्वर निकाला और मर चुके पुलिस वाले के शरीर में एक और गोली मारी। और यही निर्मम हत्यारा अब कह रहा था, मेरी इस कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कार्ले को मौत की सजा सुनाई गई। जब उसे सिंग सिंग जेल में मृत्यु दंड के लिए ले जाया जाता रहा था तो क्या उसने यह कहा, यह लोगों को मारने की सजा है? नहीं, उसने कहा यह खुद को बचाने की सजा है। इस कहानी का संदेश यह है, दुनाली बंदूक क्राले खुद को किसी बात के लिए दोष नहीं देता था। क्या यह अपराधियों में असामान्य थी? अगर आपको ऐसा लगता है तो यह सुने, मैंने लोगों का भला करने में अपने जीवन के बेहतरीन साल लगा दिए ताकि वे सुख से रह सके, और इसके बदले में मुझे गालियां सुनने को मिलती है और पुलिस से छुपे छुपे फिरना पड़ता है। यह वाक्य अल कैपोन के हैं, जो अमेरिका का सबसे कुख्यात बदमाश था। शिकागो में उस जैसा खतरनाक गैंग लीडर नहीं था, परंतु अल कैपोन खुद को दोषी या अपराधी नहीं मानता था। वह खुद को परोपकारी समझता था, एक ऐसा परोपकारी जिसे जनता ठीक से समझ नहीं पाई थी। और यही नेवार्क के गैंगस्टर की गोलियों से मरने से पहले डच शूल्ट्ज ने कहा था। न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक डच शूल्ट्ज ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि वह जनता की भलाई करता है और उसे इस बात का पूरा यकीन था। मैंने इस विषय पर न्यूयॉर्क की बदनाम सिंग सिंग जेल के वार्डन लुइस लॉ से लंबा पत्र व्यवहार किया है। वे कहते हैं, सिंग सिंग जेल के बहुत कम अपराधी अपने आप को बुरा समझते हैं। वे उसी तरह इंसान हैं जैसे कि आप और मैं, इसलिए वे तर्क देते हैं, खुद को सही साबित करते हैं। वे आपको यह बता सकते हैं कि उन्हें तिजोरी क्यों तोड़नी पड़ी या उन्हें गोली क्यों चलानी पड़ी। सही या गलत तर्कों के द्वारा अधिकांश अपराधी अपने अपराधों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं और यह मानते हैं कि उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर अल कैपोन, दुनाली बंदूक क्राले, डच शूल्ट्ज और जेल की दीवारों में कैद कुख्यात अपराधी अपने आप को दोषी नहीं मानते, तो वे लोग क्या करते हैं जिनसे आप और हम मिलते हैं? अमेरिकी स्टोर्स चेन के संस्थापक जॉन वानामेकर ने यह स्वीकार किया था, 30 साल पहले मैंने समझ लिया था कि किसी को दोष देना मूर्खता है। मेरे पास अपनी खुद की सीमाओं को ही पार करने की मुसीबत काफ़ी है, और मैं इस बात पर सिर नहीं ढूंढता कि ईश्वर ने बुद्धि का उपहार सबको एक जैसा नहीं दिया है। वानामेकर ने यह सबक जल्दी सीख लिया।
परंतु मुझे यह सबक सीखने में 33 साल लगे, जिस दौरान मुझे ढेरों गलतियां हुई। और तब जाकर मैं यह समझ पाया कि 100 में से 99 लोग किसी भी बात के लिए अपने आप को दोष नहीं देते, चाहे वे कितने ही गलत हो, परंतु वे अपनी आलोचना नहीं करते, अपनी गलती नहीं मानते। किसी की आलोचना करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है या तर्क देने लगता है। आलोचना खतरनाक भी है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति का बहुमूल्य आत्मसम्मान आहत होता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है और वह आपके प्रति दुर्भावना रखने लगता है। विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया कि जिस जानवर को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार दिया जाता है, वह उस जानवर से ज़्यादा तेजी से सीखता है जिसे खराब व्यवहार के लिए दंड दिया जाता है। बाद में हुए अध्ययनों से यह पता चला कि यही इंसान के बारे में भी सही है। आलोचना से कोई सुधरता नहीं है, अलबत्ता संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं। एक और महान मनोवैज्ञानिक हैंस सेलिये ने कहा है, जितने हम सराहना के भूखे होते हैं, उतने ही हम निंदा से डरते हैं। आलोचना या निंदा से कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों का मनोबल कम हो जाता है और उस स्थिति में कोई सुधार नहीं होता जिसके लिए आलोचना की जाती है। एनिड, ओक्लाहोमा के जॉर्ज बी जॉनस्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा प्रभारी थे। उनकी एक जिम्मेदारी यह थी कि जब भी कर्मचारी फील्ड में अपना काम कर रहे हो तो कर्मचारी अपने हेलमेट लगाए रखें। पहले तो वे जब भी किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट लगाए देखते थे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। वे नियमों का हवाला देते हुए उसे सख्त आदेश देते थे कि वह नियमों का पालन करे। परिणाम यह होता था कि कर्मचारी मन मानकर उनके आदेश का पालन तो करते थे, परंतु अक्सर उनके जाने के बाद अपने हेलमेट फिर से हटा लेते थे। उसने दूसरी तरकीब आजमाने का फैसला किया। अगली बार जब उसने कुछ कर्मचारियों को बिना हेलमेट के देखा तो उसने उनसे पूछा कि क्या हेलमेट आरामदेह नहीं है, क्या उनकी फिटिंग सही नहीं है। फिर मुस्कुराते हुए उसने उन लोगों से यह बताया कि हेलमेट उन्हें चोट से बचाने के लिए है और इसलिए काम करते समय उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और कोई दुर्भावना भी पैदा नहीं हुई। इतिहास में आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जो बताते हैं कि आलोचना से कोई लाभ नहीं होता। उदाहरण के तौर पर आप थियोडर रूजवेल्ट और राष्ट्रपति टैफ्ट के विवाद को लें, एक ऐसा विवाद जिसने रिपब्लिकन पार्टी में विभाजन करवा दिया। वुड्रो विल्सन को व्हाइट हाउस में बिठा दिया और प्रथम विश्व युद्ध में बड़े चमकदार अक्षरों में कुछ लाइनें दर्ज करवा दी और इतिहास का रुख बदल दिया। जब रूजवेल्ट 1908 में व्हाइट हाउस से बाहर गए तो उन्होंने टैफ्ट का समर्थन किया, जो राष्ट्रपति चुन लिए गए। फिर रूजवेल्ट शेरों का शिकार करने अफ्रीका चले गए। लौटने पर उन्होंने जब हालात देखे तो वे बरस पड़े। उन्होंने अनुदारवाद के लिए टैफ्ट की आलोचना करनी शुरू कर दी और तीसरी बार खुद राष्ट्रपति बनने की कोशिश की। उन्होंने बुल मूस पार्टी का गठन किया और जीओपी को लगभग ध्वस्त कर दिया। अगले चुनाव में विलियम हावर्ड टैफ्ट और उनकी रिपब्लिकन पार्टी की बुरी तरह हार हुई और उसे केवल 2 राज्यों वर्मोंट और ऊटा में ही सफलता मिली। इस पार्टी की अब तक की यह सबसे शर्मनाक पराजय थी। इस हार के लिए रूजवेल्ट ने टैफ्ट को दोषी ठहराया, परंतु क्या राष्ट्रपति टैफ्ट ने खुद को दोषी माना? बिल्कुल नहीं। आंखों में आंसू भरकर रूंधे गले से टैफ्ट ने कहा, मैंने जो किया उसके सिवाय मैं कर ही क्या सकता था। दोष किसका था, रूजवेल्ट का या टैफ्ट का? सच कहूं तो मैं नहीं जानता और न ही मुझे इसकी परवाह है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि रूजवेल्ट की आलोचना टैफ्ट से यह नहीं मनवा सकी कि दोष उनका था। इससे सिर्फ यही हासिल हुआ कि टैफ्ट खुद के बचाव में तर्क देने लगे और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, मैंने जो किया उसके सिवाय मैं कर ही क्या सकता था। टीपॉट डोम ऑयल स्कैंडल को ही ले ले। 1920 के दशक की शुरुआत में यह अखबारों की सुर्खियों में था। इसने देश को हिलाकर रख दिया। लोगों की याददाश्त में अमेरिकी सार्वजनिक जीवन में इतना बड़ा स्कैंडल पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ पर इस स्कैंडल के तथ्य बताए जा रहे हैं। हार्डिंग के कैबिनेट में मंत्री अल्बर्ट बी फॉल को एल्फ हिल और टीपॉट डोम में तेल के सरकारी भंडारों को लीज पर देना था। ऐसे तेल के भंडार जिन्हें नौसेना के भविष्य के उपयोग के लिए अलग रख दिया गया था। क्या फॉल ने इसकी नीलामी की या इनके लिए टेंडर बुलवाए? नहीं, इसके बजाय उन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड एल डोहेनी को यह फायदेमंद ठेका तस्तरी में रखकर दे दिया। और डोहेनी ने क्या किया?
उसने तत्काल फॉल को $10 लाख दे दिए और इसे लोन का नाम दिया। फिर फॉल ने जिले के यूनाइटेड स्टेट्स मरीन्स को यह आदेश दिए कि वे एल्फ हिल भंडारों से रिसने वाले तेल का फायदा उठा रहे प्रतियोगियों को उस जगह से हटा दे। जब प्रतियोगी कंपनियों को बंदूकों और संगीनों की नोक पर वहां से हटाया गया तो उन्होंने दुखी होकर अदालत की शरण ली। तब जाकर टीपॉट डोम स्कैंडल का भंडाफोड़ हुआ। इससे इतना हंगामा हुआ कि हार्डिंग सरकार खतरे में पड़ गई। पूरा देश कांप गया। रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा और अल्बर्ट पी फॉल को जेल जाना पड़ा। फॉल की हर जगह निंदा हुई। इतनी निंदा सार्वजनिक जीवन में बहुत कम लोगों को सहनी पड़ी थी, परंतु क्या उन्हें कोई पश्चाताप हुआ? कभी नहीं। सालों बाद हर्बर्ट हूवर ने एक सामाजिक भाषण में यह कहा कि प्रेसिडेंट हार्डिंग की मौत किसी दोस्त के विश्वासघात के कारण मानसिक आघात पहुंचने से हुई। जब मिसेस फॉल ने यह सुना तो वे अपनी कुर्सी से कूद पड़ी। रोते हुए अपनी मुट्ठी आसमान की ओर तानते हुए वे चीखी, क्या हार्डिंग के साथ फॉल विश्वासघात करेंगे? असंभव। मेरे पति ने कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। सोने से भरा यह घर भी मेरे पति से कोई गलत काम नहीं करवा सकता। उल्टे उन्हीं के साथ विश्वासघात किया गया है और उन्हें बलि का बकरा बनाकर सूली पर चढ़ाया गया है। तो यही होता है, यही मानव स्वभाव है। हर गलत काम करने वाला अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, परंतु खुद को दोष नहीं देता। हम सब यही करते हैं। इसलिए अगली बार जब हमारी इच्छा किसी की आलोचना करने की हो तो हम अल कैपोन, दुनाली बंदूक क्राले और अल्बर्ट हॉल को याद रखें। हमें यह एहसास होना चाहिए कि आलोचना बूमरैंग की तरह होती है। यह लौटकर हमारे ही पास आ जाती है, यानी बदले में वह व्यक्ति हमारी आलोचना करना शुरू कर देता है। हमें यह एहसास भी होना चाहिए कि जिस व्यक्ति की हम आलोचना कर रहे हैं या हम जिसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वह जवाब में खुद की सफाई में कुछ तर्क देगा या फिर विनम्र टैफ्ट की तरह यही कहेगा, मैंने जो किया उसके सिवाय मैं कर ही क्या सकता था। 15 अप्रैल 1865 की सुबह अब्राहम लिंकन का पार्थिव शरीर एक सस्ते लॉजिंग हाउस के हॉल में रखा हुआ था। यह हॉल फोर्ड थिएटर के सामने था, जहां जॉन विल्किज बूथ ने उन्हें गोली मारी थी। लिंकन का लंबा शरीर एक बिस्तर पर रखा था, जो उनके शरीर के हिसाब से काफी छोटा था। रोजा बानहर की प्रसिद्ध पेंटिंग द हॉर्स फेयर की सस्ती नकल बिस्तर के ऊपर टंगी हुई थी और एक गैस बत्ती पीली रोशनी फेंक रही थी। लिंकन के पार्थिव शरीर के सामने खड़े रक्षा मंत्री स्टैंटन ने कहा, लोगों के दिल जीतने वाला सर्वश्रेष्ठ शासक अब दुनिया में नहीं रहा। लिंकन लोगों का दिल किस तरह जीत लेते थे? उनकी सफलता का राज क्या था? मैंने 10 साल तक लिंकन की बहुत सी जीवनियां पढ़ी हैं और एक पुस्तक लिंकन द अननोन लिखने में पूरे 3 साल लगाए हैं। मेरा विश्वास है कि मैंने लिंकन के व्यक्तित्व और उनके घरेलू जीवन का जितना विस्तृत अध्ययन किया है उतना शायद ही किसी ने किया होगा। मैंने लोगों के साथ व्यवहार करने की लिंकन की कला का भी विशेष अध्ययन किया। क्या लिंकन आलोचना करते थे? हाँ, इंडियाना के पिजन क्रीक वैली में अपनी जवानी के दिनों में वे न सिर्फ लोगों की आलोचना करते थे, बल्कि पत्रों और कविताओं में लोगों का मखौल उड़ाते हुए उन्हें छपवाते भी थे। एक बार ऐसे ही एक पत्र ने नफरत की ऐसी आग भड़का दी जो जीवन भर जलती रही। जब लिंकन इलिनॉय में वकील के रूप में प्रैक्टिस करते थे, तब भी वे खुलेआम अपने विरोधियों पर आक्रमण करते हुए पत्र लिखते थे और उन्हें अखबारों में छपवाते थे। परंतु एक बार बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। 1842 में लिंकन ने जेम्स सील्ड्स नाम के दंभी और नकचढ़े राजनेता पर व्यंग्य किया। लिंकन ने एक गुमनाम पत्र के माध्यम से यह व्यंग्य भेजा जो स्प्रिंगफील्ड जर्नल में छपा। पूरा शहर सील्ड्स पर हंस रहा था। संवेदनशील और दंभी सील्ड्स आग बबूला हो गया। उसने पता लगा लिया कि पत्र किसने लिखा था। वह अपने घोड़े पर चढ़ा और उसने लिंकन को ढूंढकर उनके सामने द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रख दिया। लिंकन द्वंद्व युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु उनके पास बिना सम्मान खोए इससे बचने का रास्ता भी नहीं था। उन्हें हथियारों का विकल्प दिया गया। चूंकि उनकी बाहें लंबी थी, इसलिए उन्होंने तलवारबाजी को चुना। उन्होंने एक वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट से तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी लिया। जिस दिन द्वंद्व युद्ध होना था, उस दिन वे और सील्ड मिसिसिपी नदी के किनारे मिले और उनमें से एक की मृत्यु तय थी। परंतु आखिरी मिनट में साथियों के बीच बचाव के कारण द्वंद्व युद्ध टल गया। लिंकन के जीवन की यह सबसे विकट घटना थी। इसने उन्हें लोगों के साथ व्यवहार करने की कला का एक अनमोल सबक सिखा दिया। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी को अपना अपमानजनक पत्र नहीं लिखा।
इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी का मखौल नहीं उड़ाया। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी बात के लिए किसी की आलोचना नहीं की। गृह युद्ध के दौरान लिंकन पोटोमैक की सेना के लिए एक के बाद एक नए जनरल को नियुक्त करते रहे और हर जनरल मैकलेलन, पोप, बर्नसाइड, हुकर, मीड ने इतनी बड़ी गलतियां की कि लिंकन हताशा में फर्श पर इधर से उधर चक्कर काटते रहे। आधा देश इन अयोग्य सेनापतियों को लानते भेज रहा था, परंतु लिंकन, जिनके हृदय में किसी के लिए दुर्भावना नहीं थी बल्कि सबके लिए सद्भावना थी, शांत रहे। उनका प्रिय कोटेशन था, किसी की आलोचना मत करो ताकि आपकी भी आलोचना न हो। जब मिसेस लिंकन और दूसरे लोग दक्षिणी प्रांतों के लोगों की आलोचना करते थे तो लिंकन जवाब देते थे, उनकी आलोचना मत करो, अगर हम उन परिस्थितियों में होते तो हम भी वैसे ही होते। परंतु अगर किसी व्यक्ति के पास आलोचना के अवसर थे तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति लिंकन थे। हम सिर्फ एक उदाहरण से यह समझ सकते हैं। गेटिसबर्ग का युद्ध जुलाई 1863 के पहले 3 दिनों में लड़ा गया था। 4 जुलाई की रात को जनरल ली दक्षिण दिशा में पीछे हटने लगा। तूफानी बादलों के कारण हुई तेज बारिश से बाढ़ आ गई। जब ली अपनी पराजित सेना के साथ पोटोमैक पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सामने बाढ़ से उफनती नदी है जिसे पार करना संभव नहीं है और उसके पीछे विजेता यूनियन आर्मी है। ली बुरी तरह फंस चुका था, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लिंकन यह बात समझ गए। यह ईश्वर की कृपा से मिला एक सुनहरा मौका था, ली की सेना को हराने का अवसर, जिससे युद्ध तत्काल समाप्त हो जाता। इसलिए दिल में आशा का सैलाब लिए हुए लिंकन ने जनरल मीड को आदेश दिया कि वे युद्ध के बारे में कोई मीटिंग न करे बल्कि तत्काल ली पर हमला कर दे। लिंकन ने अपने आदेशों को टेलीग्राफ कर दिया और फिर एक विशेष संदेशवाहक को मीड के पास भेजकर तत्काल कार्यवाही करने को कहा। और जनरल मीड ने क्या किया? उसे जो आदेश मिले थे उसने उनके ठीक विपरीत किया। लिंकन के मना करने के बावजूद उसने सैन्य सभा की मीटिंग बुलाई। वह हमला करने में झिझका, उसने टालम टोल की, उसने सब तरह के बहाने बनाकर उन्हें टेलीग्राफ किया। उसने ली पर हमला करने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार बाढ़ का पानी उतर गया और ली अपनी सेना के साथ नदी पार करके सुरक्षित निकल गया। लिंकन गुस्से से पागल हो गए। इसका क्या मतलब है? लिंकन अपने पुत्र के सामने चीख रहे थे, हे भगवान, इसका क्या मतलब है? कितना सुनहरा मौका था, दुश्मन हमारी गिरफ्त में था, हमें सिर्फ अपने हाथ फैलाकर उसे पकड़ना था और फिर भी हमने उसे अपने हाथों से निकल जाने दिया। मेरे आदेशों के बावजूद मेरी सेना टस से मस नहीं हुई। परिस्थितियां ऐसी थी कि कोई भी जनरल ली को हरा सकता था। अगर मैं वहां होता तो मैंने खुद उसे अपने हाथों से कोड़े लगाए होते। घोर निराशा में लिंकन बैठे और उन्होंने मिड को एक पत्र लिखा। और याद रहे, अपने जीवन के इस दौर में लिंकन बेहद संयत थे और उनकी शब्दावली बेहद शालीन और संयमित हुआ करती थी। 1863 में लिंकन का लिखा यह पत्र गंभीरतम आलोचना से कम नहीं था। प्रिय जनरल, मुझे नहीं लगता कि ली के बच निकलने की गंभीरता से आप परिचित हैं। वह हमारी मुट्ठी में था और उसे पकड़ लेने से युद्ध समाप्त हो जाता, परंतु अब युद्ध लंबे समय तक चलता रहेगा। जब आप पिछले सोमवार को नदी के इस तरफ ली पर हमला नहीं कर सके, तो अब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जब वह नदी के उस पार सुरक्षित निकल गया है और आप अपनी 2/3 से ज़्यादा सेना उस पार नहीं ले जा सकते? ऐसी आशा करना निश्चित रूप से अतार्किक है और मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल चुका है और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। जनरल मीड को यह पत्र पढ़कर कैसा लगा होगा? मीड को यह पत्र कभी नहीं मिला। लिंकन ने इसे भेजा ही नहीं। यह पत्र लिंकन की मौत के बाद उनकी फाइलों में मिला। मेरा अंदाजा, और यह सिर्फ अंदाजा है, कि यह पत्र लिखने के बाद लिंकन ने खिड़की से बाहर देखा होगा और खुद से कहा होगा, 1 मिनट, शायद मैं जल्दबाजी कर रहा हूं। व्हाइट हाउस के शांत माहौल में बैठकर मीड पर हमला करने की सलाह देना मेरे लिए आसान है, परंतु अगर मैं गेटिसबर्ग में होता और अगर मैंने इतना खून खराबा देखा होता जितना मीड ने पिछले हफ्तों के दौरान देखा है, अगर मेरे कानों में भी घायलों और मरने वालों की चीख पुकार गई होती, तो शायद मैं भी हमला करने के लिए तत्पर नहीं होता। अगर मैं मीड की तरह सुरक्षात्मक प्रवृत्ति का होता तो शायद मैंने भी वही किया होता जो उसने किया था। वैसे भी अब मौका हाथ से निकल चुका है। अगर मैं यह पत्र भेज दूंगा तो इससे मेरी भड़ास तो निकल जाएगी, पर इससे मीड को बहुत ठेस पहुंचेगी।
वह मेरी आलोचना करेगा और खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगा। इससे दुर्भावना पैदा होगी। सेनापति के रूप में मीर की उपयोगिता बुरी तरह प्रभावित होगी और इसके बाद वह शायद सेना से इस्तीफा भी दे दे। तो जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं, लिंकन ने पत्र को एक तरफ रख दिया। कटु अनुभव से वे यह जानते थे कि तीखी आलोचना और डांट फटकार हमेशा बेमानी होती है और उनसे कोई लाभ नहीं होता। प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन कभी कभार अपना आपा खो बैठते थे और गुस्से में इतने गर्म पत्र लिखते थे कि कागज तक जलने लगता था। उदाहरण के तौर पर एक बार उन्होंने गुस्से में एक व्यक्ति को लिखा, आपको तो जिंदा दफना दिया जाना चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे बता दें ताकि मैं बाकी इंतजाम कर दूं। एक और मौके पर उन्होंने एक संपादक को पत्र लिखकर यह बताया कि उनका प्रूफ रीडर मेरी स्पेलिंग और विराम चिन्हों को सुधारने की कोशिश करता है। ट्वेन ने आदेश दिया, अगली बार आप मेरे लिखे अनुसार ही छापे और प्रूफ रीडर से कहे कि वह अपने सुझावों को अपने सड़े हुए दिमाग में ही रखे रहे। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप बदलना, सुधारना या बेहतर बनाना चाहते हो? बहुत बढ़िया, यह बहुत अच्छा विचार है। मैं भी इसके पक्ष में हूं, परंतु क्यों ना खुद से ही शुरुआत की जाए। विशुद्ध स्वार्थी ढंग से सोचे तो भी दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। हाँ, और कम खतरनाक भी। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जब आपके खुद के घर की सीढ़ियां ही साफ ना हो तो अपने पड़ोसी की छत पर पड़ी बर्फ के बारे में शिकायत मत करो। जब मैं युवा था और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने रिचर्ड हॉर्डिंग डेविस नाम के लेखक को एक मूर्खतापूर्ण पत्र लिखा। मैं लेखकों के बारे में एक पत्रिका के लिए लेख तैयार कर रहा था और मैंने डेविस से उनके काम करने के तरीके के बारे में पूछा। कुछ सप्ताह पहले ही मुझे किसी का ऐसा पत्र मिला था जिसके नीचे लिखा था, डिक्टेट किया गया परंतु पढ़ा नहीं गया। मैं इस वाक्य से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि लेखक बहुत बड़ा और व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, तभी उसने ऐसा किया। मैं कतई व्यस्त नहीं था, परंतु मैं रिचर्ड हॉर्डिंग्स डेविस पर इंप्रेशन जमाना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी छोटी चिट्ठी के आखिर में यह शब्द लिख दिए, डिक्टेट किया गया परंतु पढ़ा नहीं गया। उसने मेरे पत्र का जवाब देने का कष्ट नहीं किया। उसने इस पत्र के आखिर में एक लाइन लिखकर लौटती डाक से मेरे पास भिजवा दिया, आपके बैड मैनर्स का कोई जवाब नहीं। बात सच थी, मैंने गलती की थी और शायद मेरी भर्त्सना भी होनी चाहिए थी, परंतु चूंकि मैं इंसान था इसलिए मुझे इस बात का बुरा लगा। मुझे इतनी चोट पहुंची थी कि जब 10 साल बाद मैंने रिचर्ड हॉर्डिंग्स डेविस की मौत की खबर पढ़ी तो मेरे दिमाग में एक ही विचार घूम रहा था और मुझे यह स्वीकार करने में शर्म आती है, वह चोट जो उन्होंने मुझे पहुंचाई थी। अगर आप और मैं कल किसी के मन में अपने लिए विद्वेष पैदा करना चाहते हो जो दशकों तक पलता रहे और मौत के बाद भी बना रहे, तो हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ चुनिंदा शब्दों में चुभती हुई आलोचना करनी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी आलोचना कितनी सही या जायज है। लोगों के साथ व्यवहार करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम तार्किक लोगों से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम भावनात्मक लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, जिनमें पूर्वाग्रह भी है, खामियां भी है, गर्व और अहंकार भी है। कटु आलोचना के कारण ही थॉमस हार्डी जैसे अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यासकार ने उपन्यास लिखना हमेशा के लिए छोड़ दिया। आलोचना के कारण ही अंग्रेज कवि थॉमस चैटरटन ने आत्महत्या कर ली। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अपनी युवावस्था में अभद्र थे, आगे चलकर इतने कूटनीतिक बन गए, लोगों के साथ व्यवहार करने में इतने कुशल हो गए कि उन्हें फ्रांस में राजदूत के रूप में भेजा गया। उनकी सफलता का राज क्या था? मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा, उनका कहना था, और हर एक के बारे में अच्छा ही बोलूँगा। कोई भी मूर्ख बुराई कर सकता है, निंदा कर सकता है, शिकायत कर सकता है, और ज़्यादातर मूर्ख यही करते हैं। परंतु समझने और माफ़ करने के लिए आपको समझदार और संयमी होना पड़ता है। कार्लाइल ने कहा था, महान व्यक्ति छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने में अपनी महानता दिखाते हैं। बॉब हूवर एक प्रसिद्ध टेस्ट पायलट थे जो एयर शो में अक्सर प्रदर्शन किया करते थे। एक बार वे सैन डिएगो से एयर शो में हिस्सा लेने के बाद लॉस एंजलिस में अपने घर की तरफ लौट रहे थे। जैसा फ्लाइट ऑपरेशंस पत्रिका में वर्णन किया गया है, हवा में 300 फुट की ऊंचाई पर दोनों इंजन अचानक बंद हो गए। कुशल तकनीक से उन्होंने हवाई जहाज उतार लिया और हालांकि इस प्रक्रिया में हवाई जहाज को तो काफ़ी नुकसान पहुंचा, परंतु किसी को चोट नहीं आई।
इस घटना के बाद हुवर ने सबसे पहले हवाई जहाज के इंजन की जांच की। जैसे उन्हें शंका थी, उनके द्वितीय विश्व युद्ध वाले प्रोपेलर जहाज में गैसोलीन की जगह जेट का इंजन डाल दिया गया था। हवाई अड्डे लौटने के बाद उन्होंने उस मैकेनिक के बारे में पूछा जिसने उनके हवाई जहाज की सर्विसिंग की थी। युवा मैकेनिक अपनी गंभीर गलती पर बुरी तरह शर्मिंदा था। जब हुवर उसके पास पहुंचे तो उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसकी गलती की वजह से एक बहुत महंगा हवाई जहाज नष्ट हो गया था और 3 जिंदगियां भी जा सकती थी। आप हुवर के गुस्से का अनुमान लगा सकते हैं। इस लापरवाही के लिए यह कुशल और स्वाभिमानी पायलट कितनी कड़ी फटकार लगा सकता था, परंतु हुवर ने मैकेनिक को फटकार नहीं लगाई। उन्होंने उसकी आलोचना भी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी बाह को उसके कंधे पर रखकर कहा, तुम्हें यह बताने के लिए कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और अब तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे, मैं चाहता हूं कि तुम कल मेरे F-51 हवाई जहाज की सर्विसिंग करो। ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों की आलोचना करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ऐसा करने से रोकूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, इसके पहले कि आप उनकी आलोचना करें, अमेरिकी पत्रकारिता के एक क्लासिकल लेख फादर फॉरगेट्स को पढ़ लें। यह लेख पहली बार पीपल्स होम जर्नल के संपादकीय के रूप में छपा था। हम इस लेख को लेखक की अनुमति से छाप रहे हैं। रीडर्स डाइजेस्ट में इसका संक्षिप्त रूपांतरण इस तरह प्रकाशित हुआ है। फादर फॉरगेट्स उन छोटे लेखों में से एक है जो गहन अनुभूति के किसी क्षण में लिखे जाते हैं, जो पाठकों के दिलों को छू जाते हैं। अब यह लेख लगातार पुनर्प्रकाशित हो रहा है। इसके लेखक डब्ल्यू लिविंगस्टन लार्नेट के अनुसार यह लेख हजारों पत्रिकाओं और अखबारों में छप चुका है। इसे कई विदेशी भाषाओं में भी उतनी ही लोकप्रियता मिली है और उनमें भी यह लेख बहुत ज़्यादा बार छपा है। मैंने हजारों लोगों को व्यक्तिगत अनुमति दी है कि वे इसका प्रयोग स्कूल, चर्च और लेक्चर प्लेटफॉर्म से कर सकें। यह अनगिनत बार असंख्य कार्यक्रमों में रेडियो पर भी आ चुका है। हैरानी की बात है कि कॉलेज की पत्रिकाओं और हाई स्कूल की पत्रिकाओं में भी यह लेख छपा। कई बार एक छोटा सा लेख रहस्यमय कारणों से क्लिक हो जाता है। इस लेख के साथ यही हुआ। मैंने फादर फॉरगेट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके इसे सुन सकते हैं। पहला सिद्धांत, बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो।